नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आप तमाम भावी शिक्षकों का स्वागत है आपके अपने चैनल सर्वेश क्लासेस केजीजी पे। प्यारे गुरुजी, भविष्य के गुरुजी और वर्तमान के 63,000 गुरुजी जिन्होंने फॉर्म भरा है बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2023 बिहार 7th फेज मॉक टेस्ट एक अलग अंदाज में बीपीएससी बिहार सुपर टेट फॉर क्लास 1 to 5 जीएस सेट 16 कुल 120 प्रश्न सेट नंबर 16 प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार का 5 ऑप्शन और ऐसा डिस्कशन कहीं और कहां शिक्षकता बने के बाद सीरीज के तहत पूरा डिटेल डिस्कशन के साथ डिटेल एनालिसिस के साथ ठीक। आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना प्यारा क्लास। और आपको तो पता है कि कल था आपका कारगिल दिवस, क्योंकि 26 जुलाई 1999 को ही भारतीय वीर ने क्या किया था, कारगिल में विजय प्राप्त की थी और भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम का प्रतीक कारगिल विजय दिवस कल मनाया गया था। ओके, और आपको बिहार शिक्षक भर्ती 69 बीपीएससी एंड बिहार दरोगा स्पेशल एडुटेरिया बिहार करेंट अफेयर एकदम आराम से 10 मिनट में रोज करा रहे हैं। आप लोग जरूर जुड़िए इस वीडियो के साथ। और बीपीएससी शिक्षक भर्ती 69 बीपीएससी एंड बिहार दरोगा स्पेशल पीवाईक्यू सीरीज प्रीवियस ईयर पूछे गए तमाम प्रश्न बीपीएससी में पूछा गया संपूर्ण भारतीय राज्य व्यवस्था डिटेल से कराया गया, आप लोग जरूर देखें। ओके, साथ ही साथ इस क्लास को भी देखें। बिहार प्राथमिक शिक्षक कक्षा 1 से 5 तक नियुक्ति परीक्षा हेतु विज्ञान एवं पर्यावरण पूरा डिटेल के साथ बीपीएससी में पूछा गया संपूर्ण आधुनिक इतिहास भी आपको मिल चुका है ये सभी क्लास। और कोई भी सजेशन हो और कुछ भी करना हो और आप लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं, इसलिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिए। और कोई भी समस्या होने पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे अपने टेलीग्राम चैनल सर्विस क्लासेस केजीजी पर, व्हाट्सएप नंबर या फिर इंस्टाग्राम पे। आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। अपना प्यारा क्लास है, दमदार क्लास होगा और मजेदार क्लास होगा। और बीपीएससी शिक्षक भर्ती में ऐसे ही प्रश्न आएंगे। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और ये प्रश्न क्या है साथियों, भारत में गुप्त निरपेक्ष, आपको पता होगा कि व्हाट इज ए गुट निरपेक्ष क्या होता है। देखिए क्या होता है, हर गांव में भी समाज में भी एक गुट होता है, लोगों का गुट होता है, समूह होता है और लोगों को प्रेशर दिया जाता है कि आप क्या कीजिए, हमारे गुट में शामिल होइए, तो हमारे गुट में शामिल होइए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी गुट में शामिल नहीं होते हैं। ऐसे ही एक अपना प्यारा देश है भारत, तो भारत में गुट निरपेक्षता की नीति अपनाता है, जिसका तात्पर्य क्या है, इसका तात्पर्य क्या है साथियों, इसका एकलौता तात्पर्य है कि भारत किसी भी गुट में नहीं रहेगा, ना मित्र राष्ट्र के गुट में रहेगा, ना धुरी राष्ट्र के गुट में रहेगा। ये कब था, ये विश्व युद्ध के समय था, मित्र राष्ट्र धुरी राष्ट्र वाला। उसके बाद क्या बना, तो उसके बाद बना एक पूंजीवादी गुट, जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था, अमेरिका। और एक बना आपका समाजवादी गुट, जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था, रूस। और भारत के ऊपर दबाव था कि भारत इस किसी गुट में जाए, लेकिन भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किसी भी गुट में जाने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। और उन्होंने मिस्र के राष्ट्रपति डेनिस टिटो के साथ मिलकर बोला हम किसी भी गुट में नहीं रहेंगे, मतलब शांति गुटों की प्रति तटस्थ था। यही क्या था, भारत का था। और ये हम लोगों ने कब घोषणा किया, 1961 में। और इसका नाम क्या हो गया साथियों, तो इसका नाम हो गया गुट निरपेक्ष आंदोलन, गुट आंदोलन। अभी वर्तमान में भी भारत इसी गुट में है, गुट निरपेक्ष आंदोलन। वो बात अलग है कि भारत धीरे धीरे अमेरिका की तरफ झुकता जा रहा है, तो किसी भी गुट का कोई सहयोग नहीं। और क्या है, बिना किसी गुट के तथा निजीकरण उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें, अब निजीकरण का मतलब क्या होता है, उस प्रक्रिया जिसमें क्या हो, निजी क्षेत्र का विकास हो, निजी क्षेत्र का विकास में अधिक महत्व दिया जाता है एवं उन्हें मजबूत बनाया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र की विपणन संपत्तियों को बेचा जाता है एवं निजी क्षेत्र के हाथों में प्रबंध हस्तांतरण किया जाता है। यही क्या है, सही है। आपको पता है कि भारत भी धीरे धीरे किधर बढ़ता जा रहा है, तो भारत भी धीरे धीरे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ता जा रहा है। जब हम लोग आजाद हुए थे तो 98% जो हमारी अर्थव्यवस्था थी वो क्या थी, समाजवादी। और अभी मात्र 96% क्या है, पूंजीवादी है। और क्या है, मात्र 4% जो काम है वही क्या हो रहा है, सरकारी हो रहा है, सरकारी। ठीक है ना साथियों, इसलिए सरकारी नौकरी मिलना भगवान मिलने के बराबर है, इसलिए दबा के मेहनत कीजिए। ओके, तभी आपका कुछ होगा। इनाम भूमि किसे कहा जाता है, इनाम मतलब इनाम में मिला भूमि किसे कहा जाता है साथियों, कहता विद्वानों और धार्मिक व्यक्तियों को दी गई भूमि को क्या कहते हैं, इनाम भूमि कहते हैं। ओके,
और कहते हैं कि नाम भूमि, खालसा भूमि, जो भूमि, अब खालसा भूमि किसे कहते हैं, तो जो भूमि क्या होता है, जो भूमि शाही भूमि थी उसे खालसा भूमि कहते हैं। अलाउद्दीन खिलजी को शाही सुल्तान कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने अधिकतम भूमि को खालसा भूमि में लाने का प्रयास किया। अलाउद्दीन प्रथम सुल्तान था जो मासाहत भूमापन करवाया। जागीर भूमि जो वेतन के बदले या अन्य प्रकार के दिए गए भू राजस्व के बदले दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, जागीर भूमि कहते हैं। मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी, तो मनसबदारी प्रथा की शुरुआत आपको पता है अकबर महान ने की थी। ओके, कहता है देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो देवबंद के वो आंदोलन कौन थे जिसने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका, आपको पता है कि देवबंद आंदोलन के नेता कौन थे, अबुल कलाम आजाद। कौन थे, अबुल कलाम आजाद थे जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका। अबुल कलाम आजाद का जन्म कब हुआ था, 1888 में। 1888 में मक्का में हुआ था, पता है कि नहीं, मक्का में हुआ था। ओके साथियों, अबुल कलाम आजाद राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता थे जिन्होंने उर्दू में अल हिलाल एक साप्ताहिक पत्रिका, अबुल कलाम आजाद की पत्रिका क्या थी, अल हिलाल, क्या थी पत्रिका, अल हिलाल और अल बिलाल इन्हीं की पत्रिका थी, किसकी, अबुल कलाम आजाद की। अबुल कलाम आजाद 1927 में, आपको पता होगा कि सबसे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष 1927 के विशेष अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे, अबुल कलाम आजाद बने थे। इन्होंने 1940 में रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की जो 1945 तक अध्यक्ष रहे। स्वतंत्रता पूर्व सबसे लंबी अवधि तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहने वाले भी अबुल कलाम आजाद थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी अबुल कलाम आजाद थे। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, आपको पता है कि 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस इन्हीं की जन्म जयंती पर मनाया जाता है, किस पे, अबुल कलाम आजाद के। और देवबंद आंदोलन कब हुआ था, तो देवबंद आंदोलन हुआ था 1866 में। ओके साथियों, सहारनपुर जिले में देवबंद के तरुल इस्लामी मदरसे की स्थापना के साथ मोहम्मद कासिम नेतवी ने, और इस आंदोलन के नेता कौन थे, मौसम कासिम नेतवी और राशिद अहमद गंगोई द्वारा किया गया था, ठीक है ना। तो कहता है देवबंद को उस विद्वान का नाम बताया जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो वो कौन थे, आपको अबुल कलाम आजाद थे। ओके साथियों, बहरुद्दीन तैयब जी जो है मुस्लिम, पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे किसके, कांग्रेस के। ओके, और मोहम्मद अली जिन्ना तो आपको पता है कि पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति बने थे। जिस और अबुल कलाम आजाद का जो जन्म है वो 1888 में कहा हुआ था, मक्का में हुआ था। वो फिर इंडिया आ गए। देवबंद कहाँ है, यूपी के अंदर है। ओके साथियों, इनकी पत्रिका थी अल हिलाल अल बिलाल। 1927 में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में ये क्या बने थे, अध्यक्ष बने थे। और ये विशेष अधिवेशन हुआ कहाँ था, तो दिल्ली में। और ये कांग्रेस के क्या थे, सबसे युवा अध्यक्ष, सबसे युवा अध्यक्ष बनने का इन्हें क्या प्राप्त हुआ था, गौरव प्राप्त हुआ था 1927 में दिल्ली अधिवेशन के। और ये दिल्ली का क्या था, विशेष अधिवेशन था। ओके साथियों, जिस महाद्वीप से होकर काल्पनिक रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, भूमध्य रेखा गुजरते उसे क्या कहता है, अफ्रीका। आपको पता है साथियों, इस तरह से अफ्रीका महाद्वीप है और यहां से कर्क रेखा गुजर रहा है, यहां से भूमध्य रेखा गुजर रहा है और यहां से मकर रेखा। अफ्रीका से क्या होता है, अफ्रीका महादेश से तीनों रेखाएं गुजरती है, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहते हैं, 0 डिग्री विषुवत रेखा को क्या कहते हैं, तो ये भूमध्य रेखा। 23.5 डिग्री को क्या कहते हैं, 23.5 डिग्री नॉर्थ तो कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री साउथ को क्या कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं। ओके साथियों, अगर आपको यह भी जानना है कि कौन से राज्यों से होकर गुजरता है, कौन से देशों से होकर गुजरता है, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। 21 जून को सूर्य कहां लंबवत होता है, कर्क रेखा पर। उसके बाद 22 दिसंबर को कहा, यहाँ पे। और 21 सितंबर और क्या है 22 मार्च को कहां होता है साथियों, ये होता है आपका भूमध्य रेखा पर। ओके, विषुव क्या होता है, इक्विनॉक्स क्या होता है, तो जब सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ता है तो उस दिन को क्या कहते हैं, इक्विनॉक्स कहते हैं। उस दिन दिन और रात की क्या अवधि क्या होती है, बराबर होती है। ओके, अब आपको अगर देश का भी नाम जानना है कि कौन कौन देश से होकर गुजरता है, तो बताइए, बता देते हैं, क्या करें, बता दे, कर्क रेखा कौन कौन से देश से होकर गुजरता है। देखिए, कर्क रेखा जो जो देश से होकर गुजरता है वो है मैक्सिको, बहामास, पश्चिमी सहारा, मोरिटानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, मिस्र। ओके, तो ये कहां कहां से गुजर रहा है, अगर आपको जानना है जान लीजिए, एग्जाम में आ सकता है। कर्क रेखा सबसे पहले क्या है, यहाँ पे पश्चिमी सहारा देश है, 1 नंबर। दूसरे नंबर में क्या है साथियों, मोरिटानिया है। उसके बाद आपका क्या है, माली है। उसके बाद क्या है, माली के बाद अल्जीरिया है, और अल्जीरिया के बाद नाइजर, और नाइजर के बाद क्या है, मिस्र। तो इस तरह से
कुल कितने देशों से? एक क्या है, एक नंबर में आपका पश्चिमी सहारा, उसके बाद मैरिटोनिया, उसके बाद माली, उसके बाद क्या है साथियों, अल्जीरिया, उसके बाद नाइजर, उसके बाद लीबिया, उसके बाद मिस्र। ओके, लीबिया के शासक कौन थे? त्रिपोली। 7 देशों से, अफ्रीका के 7 देशों से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। अब कहेगा विषुवत रेखा किससे से गुजरता है? तो यह देखिए, साओ टोमो से, प्रिंसेप, गेबोन, कांगो, कांगो गणराज्य, युगांडा, केनिया, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती से गुजरता है। ओके, और आपका जो मकर रेखा, ये कहां से गुजरता है? तो नामीबिया, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका और मोजाम्बिक और मेडागास्कर। यहाँ पर आपको पता है मेडागास्कर है और मोजाम्बिक और मेडागास्कर से होकर गुजरता है। ठीक है साथियों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था, इसको आप लोगों को याद रखना चाहिए। शीत ऋतु के दिनों में हमें मौसम किस प्रकार का होने से ज्यादा ठंड महसूस होती है? शीत ऋतु में मौसम क्या होता है? साफ रहेगा तो ज्यादा ठंडा लगेगा। ओके, मेघाच्छादन रहेगा तो कम रहेगा, आर्द्र रहेगा तो कम। शीत ऋतु भारत में कब से कब तक आते हैं? तो नवंबर दिसंबर से लेकर फरवरी मार्च तक। ओके, और शीत ऋतु का मतलब क्या है कि जो सूर्य है वो कहाँ चला जाता है? 21 सितंबर के बाद, 21 सितंबर के बाद धीरे धीरे उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध की ओर चला जाता है और इससे भारत में शीत ऋतु आ जाती है। इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन लोकसभा का सदस्य तो करता है, राज्यसभा का सदस्य भी करता है, विधानसभा के सदस्य भी करते हैं, विधान परिषद के सदस्य नहीं करते हैं। तो आपका सही जवाब क्या होगा? 1, 2 और 3, ये तीनों क्या होगा? तो ये तीनों मिलकर, अच्छा सॉरी, हम राष्ट्रपति पढ़ लिए साथियों, ये तो है उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति में सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा मनोनयन होता है, और अगर राष्ट्रपति रहता तब क्या होता? राष्ट्रपति रहता तब सब हो जाता। ओके साथियों, कहता है भारत के उपराष्ट्रपति जो कि अभी कौन है? जगदीप धनखड़ है। कितने नंबर के हैं? 14वें नंबर के हैं। और उपराष्ट्रपति का पद का सृजन किसमें है साथियों? तो आर्टिकल 63 में कहते हैं, आर्टिकल 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, और उपराष्ट्रपति ग्रुप में इनके दो मुख्य कर्तव्य राज्यसभा सभापति करना और राष्ट्रपति का आपातकालीन अवकाश के समय तत्काल राष्ट्रपति का पद धारण करना। अनुच्छेद 64 के अंतर्गत यह शक्ति उपराष्ट्रपति को संविधान द्वारा मिलता है। उपराष्ट्रपति रहते हुए उसे कभी किसी सुविधा राष्ट्रपति ग्रुप में मिलेगी जब तक राष्ट्रपति रहेंगे। अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति के पद के लिए राज्यसभा की योग्यता अनिवार्य होना चाहिए, और अनुच्छेद 67 के अनुसार राज्यसभा में यदि राष्ट्रपति को हटाने का कोई संकल्प पारित होता है तो लोकसभा को भी उस पर स्वीकृति देनी होगी। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर अधिकतम 6 माह तक रख सकता है, इसके बाद नहीं रहेगा। ओके, और जो आपका राष्ट्रपति है उसके निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है? पहले बता दिए, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, और साथ ही साथ दिल्ली, पुदुचेरी एवं जम्मू कश्मीर विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी भाग ले सकते हैं। कहता लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के विस्तार की क्या चुनौती है? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के विस्तार की, नगर एवं पंचायती राज की संस्थाओं में को प्रजातांत्रिक बनाना, प्रशासनिक इकाई को प्रजातांत्रिक बनाना, सभी स्तर पर सत्ता में जन भागीदारी को विस्तार देना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट, सभी स्तर पर सत्ता में जन भागीदारी को क्या करना है? विश्वास देना है। लेकिन इसके साथ साथ क्या है? प्रशासनिक इकाई भी, इसलिए इसका क्या जवाब होगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के विस्तार के सभी क्या है? चुनौती है। ओके साथियों, सभी चुनौतियां नगरीय एवं पंचायती राज की संस्थाओं को प्रजातांत्रिक बनाना, प्रशासनिक इकाइयों को प्रजातांत्रिक बनाना, और सभी स्तर पर पंचायत सत्ता में जन भागीदारी को सुनिश्चित करना। अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का नाम था इबादत खाना। क्या नाम था? इबादत खाना नाम था साथियों। और अकबर ने इसकी स्थापना कब की थी? 1800 नहीं, 1575 में। ठीक ना। और अकबर ने एक धर्म की भी स्थापना की थी 1582 ईस्वी में। उस धर्म का क्या नाम था साथियों? तो दीन पनाह धर्म था। अकबर ने 1556 से 1605 में फतेहपुर सीकरी की राजधानी बनाया। फतेहपुर सीकरी में अनेक निर्माण कार्य किए, जिसमें बुलंद दरवाजा, पंचमहल, शेख सलीम चिश्ती का भवन महत्वपूर्ण है। अकबर ने फतेहपुर सीकरी, आगरा, इलाहाबाद, लाहौर, अजमेर के किला का निर्माण। अकबर ने आगरा के स्थान में फतेहपुर सीकरी को राजधानी 1571 सन में बनाया था। अकबर द्वारा उपासना भवन इबादत खाना था, जिसका स्थापना कब किया गया? 1575 में। मोती पोतास, जहां अमेरिकी पैसिफिक पोत समूह ठहरा हुआ था, उस पर जापानियों ने कब आक्रमण कर दिया? ये पर्ल हार्बर जिसको आप लोग कहते हैं, तो पर्ल हार्बर पर जापानियों ने हमला कब किया? अगर वही क्या रहता, पर्ल हार्बर रहता तो आप एक बार में मार देते 1941, लेकिन पर्ल हार्बर नहीं था, इसलिए आप क्या हुए? कंफ्यूजन कर गए। तो मोती पोतास है, जिसे क्या कहा जाता है? पर्ल हार्बर कहा जाता है। ओके साथियों, और इस पर जो है द्वितीय विश्व युद्ध जब 3 सितंबर 1939 को
शुरू हुआ था, इसमें जो जापान है वो विरोधी टीम से। आपको पता है कि जापान पहले क्या था, प्रथम विश्व युद्ध में जापान जो है ये मित्र राष्ट्र में था, और द्वितीय विश्व युद्ध में ये क्या चला गया था, तो धुरी राष्ट्र में चला गया था। ओके साथियों। और द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था, तो जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। जर्मनी इटली और जापान, इटली और जर्मनी एक गुट बनाकर अपने विरोधियों का आक्रमण किए। विरोधी देशों में फ्रांस, ब्रिटेन, बेल्जियम, रूस, अमेरिका आदि थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उनके बाद अनेक देश स्वतंत्र हुए। 24 अक्टूबर 1945 को राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। अब इसे संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं। मुगल सम्राटों का मीर बख्शी किसे विभाग की अध्यक्षता करता है, तो मीर बख्शी जो है ये क्या है साथियों, सेना विभाग है। मीर बख्शी तो सेनापति को कहा जाता है, तो इसका जवाब क्या होगा, ई होगा। मुगल काल में मीर बख्शी सेना विभाग के प्रधान होते हैं। मुगल काल में बख्शी सूबे राज्य के प्रमुख होते हैं। मुगल काल में दीवान रसालत विदेश विभाग, दीवान रसालत विदेश विभाग का कौन होता है, तो दीवान रसालत। ओके। दीवान बकरीद जो है गुप्त विभाग, दीवान बकरीद जो है गुप्त विभाग का कौन होता है, दीवान बकरीद। ओके। और अर्थ विभाग का कौन होता है साथियों, तो अर्थ विभाग का होता है वजीर। ओके साथियों, तो याद रखिएगा कि मीर बख्शी जो है ये मुगल काल में सेनापति का पद होता था। और सदुल जो है धार्मिक दान विभाग का होता है। ओके साथियों, काजी कुल आजाद कजात न्याय विभाग के प्रधान होते थे। पता है 1930 में चटगांव के सरकारी शस्त्रागार पर हुए सशस्त्र आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था, ये नेतृत्व किया था सूर्यसेन ने। और सूर्यसेन को मास्टर दा के नाम से जाना जाता है। ओके साथियों, और इन्होंने क्या किया था, तो चटगांव के शस्त्रागार को लूट लिया था। और भगत सिंह अजीत सिंह के भतीजे थे। सूर्यसेन 11 जनवरी 1934 को फांसी दे दिया गया था, किसको, सूर्यसेन को। भगत सिंह राजगुरु तथा सुखदेव को सैंडर्स की हत्या के केस में 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। ओके साथियों, अगला है फासिस्टवाद। फासिस्टवाद के जन्मदाता कौन थे, मुसोलिनी। फासिस्टवाद के जन्मदाता मुसोलिनी थे। प्रजातंत्र के जन्मदाता को नाजीवाद के जन्मदाता कौन थे, एडोल्फ हिटलर। समाजवाद के जन्मदाता कौन थे, लेनिन। और प्रजातंत्र के जन्मदाता थे वुडरो विल्सन। ओके साथियों, और मुसोलिनी जो है ये इटली का तानाशाह था। वुडरो विल्सन प्रथम युद्ध के दौरान अमेरिका के क्या थे, राष्ट्रपति थे। फर्स्ट वर्ल्ड वार में क्या था, अमेरिका के राष्ट्रपति। और सेकेंड वर्ल्ड वार में अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था साथियों, कमेंट बॉक्स में चिपका दीजिए। प्रधानमंत्री तो ब्रिटेन का विंस्टन चर्चिल था, लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था आपको बताना है। लेनिन रूस के नेता थे और इन्होंने गांधी कहा जाता है। फासिस्टवाद की विचारधारा इटली देश में विकसित हुई थी। मुसोलिनी शुरू किया था इतालवी कम्युनिस्ट पार्टी की सक्रिय। युद्ध के बाद उन्होंने पेशियों आंदोलन की शुरुआत की। मुसोलिनी अपनी शक्ति फासिस्ट को संगठित करने की लगा दी और अपने प्रतिभाशाली। ओके, आइए अगला देखते हैं। कहता है चौथ क्या होता है, व्हाट इज ए चौथ। चौथ, तो चौथ जो है शिवाजी द्वारा लगाया गया एक प्रकार का कर था, और उस क्षेत्रों से लिया जाता था जिस पर शिवाजी का क्या होता है, प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं होता था। बस चौथ देने पर शिवाजी उसको क्या करते थे, छोड़ देते थे। तो सरदेशमुखी भी लिया जाता था, जो कि 1/6 भाग था, और चौथ 1/4 भाग था। और चौथ देने वाले राज्य की सुरक्षा प्रदान करते थे, और उसकी रक्षा का जिम्मेदारी किसका होता था, मराठा साम्राज्य का होता था। शिवाजी कुल पद का 33% लिया जाता था, जो बढ़कर 40%, 2/5 हो गया। लूटपाट से बचने, चौथ के बदले पड़ोसी राज्यों को शिवाजी आक्रमण के लूटपाट से बचने के लिए 1/4 या 25% देना होता था। जेदा अवस्था किसकी पवित्र पुस्तक है, जेदा अवस्था जो है ये क्या है, तो ये जेदा अवस्था फारसियों की प्रसिद्ध पुस्तक है साथियों। फारसी की प्रसिद्ध, जैसे कि इस्लाम में बाइबिल है, हिंदू में रामायण है, उसी प्रकार जेदा अवस्था क्या है, फारसियों की है। ओके। जैन धर्म का सबसे प्रमुख ग्रंथ क्या है, आगम है। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ सूत पीटक, विनय पीटक और अभिधम्म पीटक है। सूत पीटक की रचना किसने की थी, आनंद ने की थी। विनय पीटक की रचना उपाली ने की थी। और अभिधम्म पीटक की रचना किसने की थी, तो मोगली पुत्र तिस ने की थी। और अभिधम्म पीटक में और क्या था, न्यू ओल्ड टेस्टमोंट, यहूदियों की पवित्र, यहूदी की प्रसिद्ध पुस्तक क्या है, न्यू वर्ल्ड टेस्टामेंट। न्यू ओल्ड टेस्टामेंट जो है ये यहूदियों की प्रसिद्ध पुस्तक है, धार्मिक ग्रंथ है, न्यू ओल्ड टेस्टामेंट। फ्रांस की क्रांति का स्वरूप क्या था,
देखिए यहाँ पे क्या है, ई है, अगर ई में रहता उपयुक्त में से एक से अधिक तो हम लोग मारते सर्वहारा वर्ग और बुजुर्गा वर्ग, क्योंकि आपको पता है कि फ्रांस में सर्वहारा वर्ग को ही क्या कहा जाता था, बुजुर्गा वर्ग कहा जाता था। लेकिन फ्रांस की क्रांति का स्वरूप कैसा था, तो बुजुर्गा वर्ग, और इसमें कौन आते थे, तो मिडिल जो फैमिली थे वो आते थे, मिडिल मैन मतलब कॉमन आम जन साधारण के व्यक्ति आते थे। और फ्रांस की क्रांति का स्वरूप जो है ये कब 14 जुलाई 1889 को हुआ था। और आपको पता है कि फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को मिल गया है। ओके साथियों, और 14 जुलाई को क्या हुआ था, ई स्टेट की बैठक में सर्वसाधारण वर्ग ने विद्रोह किया। और जो लुइस 16वां था उसका जो मेन क्या था, लुइस 16वां का जो मेन बास्तिल का जेल होता था, उस जेल पर आक्रमण किया और पूरे जेल को क्या किया, जेल में बंद कैदियों को छुड़ा लिया। इसी को बास्तिल डे परेड कहते हैं, जिसमें शामिल होने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए थे। धरती आबा किसे कहा जाता है, धरती आबा बिरसा मुंडा को कहा जाता है। आपको पता है कि बिरसा मुंडा जो है मुंडा विद्रोह के नेता थे। इनका जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था। कब हुआ था, 15 नवंबर 1875 को हुआ था। और ये मुंडा विद्रोह के नेता थे। और मुंडा आंदोलन 1894 से 1900 ईस्वी तक चला। बिरसा मुंडे की मृत्यु जेल में हैजा रोग से हो गई थी। ओके, बिहार में राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल एनडीआरएफ के लिए अस्थायी कैंप कहाँ स्थापित किया जा रहा है, एनडीआरएफ के लिए अस्थायी कैंप स्थापित किया जा रहा है बिहटा में, पटना के बिहटा में एनडीआरएफ के लिए अस्थायी कैंप बन रहा है। एनडीआरएफ का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स। ओके, भारत में जनसंख्या की त्वरित वृद्धि का प्रमुख कारण क्या है, भारत में जनसंख्या की वृद्धि का जन्म दर में से जन्म दर क्या हो रहा है, अभी बढ़ रहा है, बढ़ती जन्म दर और बढ़ती मृत्यु दर नहीं, उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर नहीं, उच्च जन्म दर और गिरती मृत्यु दर। तो क्या है, बच्चा ज्यादा पैदा हो रहा है और डेड कम हो रहा है, इसलिए भारत बिहार में या भारत में क्या है, जनसंख्या वृद्धि हो रही है साथियों। ओके, पालाघाट निम्न में से किन राज्यों को जोड़ता है, तो पालघाट दर्रा आपको पता है कि केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। और पालघाट दर्रा से ही यहाँ पर तमिलनाडु है, यहाँ पर केरल है, और जिस दोनों के बीच में स्थित है क्या चीज, आपका पालघाट दर्रा। ओके साथियों, पालघाट दर्रा की लंबाई 530 मीटर है। पालघाट नासिक व मुंबई के बीच एक संपर्क मार्ग है। थालघाट दर्रा जो है ये इसकी इसकी लंबाई कितनी है, 580 मीटर। भोरघाट दर्रा मुंबई और पुणे के बीच में कौन सा दर्रा है, भोरघाट दर्रा है साथियों। ओके, और सेनकोट दर्रा त्रिवेंद्रम एवं मदुरई के बीच है, कौन सा दर्रा, सेनकोट दर्रा। दर्रा किसको कहते हैं, तो पहाड़ के अंदर जो है आपका क्या होता है, तो पहाड़ के अंदर जो है दो पहाड़ के बीच का प्राकृतिक रास्ता होता है, उसी को क्या कहते हैं, दर्रा कहते हैं। अब आपको पता है कि ये जो दर्रा है ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन स्थल पर नीलगिरी की पहाड़ी में स्थित है। पालघाट दर्रा कोयम्बटूर और कोचीन को जोड़ता है। कोयम्बटूर कहाँ है, केरल, और कोचीन तमिलनाडु। पलकट्टर को सेनकोट दर्रा जो त्रिवेंद्रम और मदुरई के बीच स्थित है। थाल घाट दर्रे से होकर मुंबई एवं कलकत्ता के मार्ग गुजरती है। ओके, आइए अगला, चेन्नई के पक्ष को दक्षिण पश्चिम मानसून से अन्य स्थानों की अपेक्षा कम वर्षा होती है, क्यों, चेन्नई में दक्षिण पश्चिम मानसूनों से कम वर्षा होती है, क्योंकि आपको पता है किस तरह से है भारत, यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पे आपका ये स्थित है पश्चिमी घाट, जो कि दक्षिण पश्चिम मानसून, और यहाँ से जो आता है वैसे चला जाता है, और ये क्या जाता है, छूता रह जाता है। ये क्या मानसून कोरोमंडल तट के समांतर चलते हैं। बिल्कुल, चेन्नई बहुत गर्म है नहीं, ये अब तट पवने हैं, अब तट पवने हैं, अब तट पवने नहीं है, बल्कि क्या है, मानसून कोरोमंडल तट के समांतर निकल जाता है। एक ही समय में कंपन करने वाली स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं को कहते हैं, मतलब भूकंप, भूकंप जब सब जगह भूकंप हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं, भूकंप की रेखाओं को जो है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सह भूकंप रेखा, हिमोसिसियल लाइन, क्या कहते हैं, हिमोसिसियल लाइन कहते हैं। ओके, और सभी भूकंप तरंगिया को वेग को घनत्व को एक पदार्थ जोड़ने वाले क्या कहता है, भूकंप हिमोसिसियल लाइन कहलाता है। भूकंप तरंगे सिस्मोग्राफ नामक यंत्र से मापा जाता है। ओके, कम घनत्व वाले पदार्थों गुजरने से कट जाता है। एल तरंगे केवल धरातल के पास पहुंचती है। और सबसे खतरनाक तरंगे कौन होती है, एल तरंगे होती है, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, लव तरंगे भी कहते हैं साथियों। विभिन्न माध्यमों से गुजरने के समय ये तरंग परिवर्तित होते रहते हैं। अगला देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से देश का आरोही क्रम
कौन सा है? मतलब आपको तो बता दिया है किसका ट्रिक, रुको चीन अब आया, रुको चीन अब आया भारत, तो रॉ से रूस है, उसके बाद चौ से को से कनाडा है, फिर चीन है, उसके बाद क्या है ये सॉरी अमेरिका है, अमेरिका के बाद ब्राजील है, ब्राजील के बाद क्या है साथियों, ऑस्ट्रेलिया। देखिए क्या है, ब्राजील ऑस्ट्रेलिया नहीं होगा, ब्राजील अर्जेंटीना, तो अर्जेंटीना तो भारत से छोटा है, और भारत ब्राजील ऑस्ट्रेलिया, बारह, यही क्या है आपका सही जवाब है क्या थे साथियों, ब्राजील ऑस्ट्रेलिया भारत अर्जेंटीना, ये ठीक है सही जवाब है। भारत का स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है, तटीय सीमा 7,516 किलोमीटर है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना था? भारत में जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, और जो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है ये कहाँ है? बिहार में 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। दूसरा स्थान जनसंख्या घनत्व में पश्चिम बंगाल का 1029 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ओके, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है? अरुणाचल प्रदेश का है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और कम से सबसे कम जनसंख्या सिक्किम की, और सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है साथियों? तो उत्तर प्रदेश की है 19 दशमलव। और भारत की कुल आबादी विश्व की आबादी की कितनी है? 17.5 है। सकारात्मक अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है साथियों आत्मविश्वास के लिए वास्तविक अवसर। क्या है सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है? आत्मविश्वास के लिए वास्तविक अवसर। ओके, अगला सवाल देखिए 26 नंबर, भारत के संविधान का 13वां संशोधन अधिनियम 1992 पारित किया गया। 73वां, तो 73वां संविधान संशोधन क्या था? ग्रामीण संस्थाओं को बल देने के लिए, पंचायती राज को बल देने के लिए क्या किया गया? पंचायती राज और ग्रामीण संस्थाओं को बल देने के लिए कहता है, ठीक है। पंचायती 73वां संविधान संशोधन भाग 4 में अनुच्छेद 40 में पंचायती राज व्यवस्था गठन का निर्देश सरकार को देना था। और स्थानीय स्वशासन का आधुनिक शुरुआत कब हुई थी? तो लॉर्ड लिपन के शासनकाल में 1882 में। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को नागौर से पंचायती राज व्यवस्था की क्या की थी? स्टार्ट की थी। ओके साथियों, कहता है किस दिन, किसी विशेष दिन लोकसभा के अधिकतम कितनी तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तारांकित प्रश्न मतलब स्टार प्रश्न, वो कितना पूछा जा सकता है? 20। लोकसभा में कितने तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं? 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तारांकित प्रश्न मौखिक पूछा जाता है तथा ऐसे प्रश्नों का उत्तर तत्काल दिया जाता है। पूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। उत्तर तारांकित प्रश्न लिखित रूप से पूछा जाता है, अतारांकित प्रश्न उत्तर भी लिखित दिया जाता है। अतारांकित प्रश्न के साथ पूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है। तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न और लिखित प्रश्न। भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया? भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को सम्मिलित किया गया राज्य के कल्याण की स्थापना करने के लिए। ये क्या है? हमारे देश के सरकार का आईना है। और नीति निर्देशक तत्व किस में है? तो भाग 4 में है, आर्टिकल 36 से लेकर कहां तक है? 51 तक है। ओके, और नीति निर्देशक तत्व को हम लोग कहां से लाए हैं? तो आयरलैंड से। कहां से लाए हैं? आयरलैंड से लाए हैं। ओके, नियम में से किसका सिद्धांत है कि व्यक्ति चाहे बदल जाए पर नियम नहीं बदलना चाहिए? व्यक्ति चाहे बदल जाए पर नियम नहीं बदलना चाहिए, ये किसका सिद्धांत है साथियों? ये सिद्धांत है आपका सार्वभौमिक सार्वभौमिक सरकार का। सार्वभौमिक सरकार का व्यक्ति चाहे, संवैधानिक सरकार मुख्यतः लिखित संविधान के आधार पर शासन करता है। व्यक्ति या सरकार बदलने से शासन में कोई अमूलचूल परिवर्तन नहीं लाया जा सकता है। भारत का संविधान लिखित संविधान है, जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य? सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य, यूएसए, रूस, यूके, फ्रांस और चीन। यही आपका क्या है? सही है। कितने सदस्य? 5 सदस्य सुरक्षा परिषद में, और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जो समय समय पर चुने जाते हैं, और ये 5 सदस्यों को वीटो का अधिकार है। ओके, विधायिका के क्षेत्र में राज्यपाल को क्या संवैधानिक शक्तियां प्राप्त है? विधायिका के क्षेत्र में राज्यपाल को विधानमंडल की बैठक बुलाना तथा उसे संबोधित करना, विधान परिषद के 1/6 सदस्यों का मनोनयन करना, अध्यादेश जारी करना 228 के तहत। तो उपयुक्त में से सभी, ये सभी अधिकार क्या है? राज्यपाल को प्राप्त है। ओके साथियों, अनुच्छेद 154 के आधार पर राज्यपाल या राज्य विधान मंडल एक अंग है, इसलिए उसके अधिकार और कार्य निम्नलिखित प्रकार हैं। वह विधानमंडल के किसी सदन या दोनों सदन की बैठक बुलाता है। विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में वह भाषण देता है। 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है।
ओके। और राज्यपाल में स्वीकृति मिलने पर विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक क्या होता है, कानून का रूप धारण कर लेता है। राज्यपाल से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है, राज्यपाल राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक क्या है, अध्यक्ष नहीं बल्कि संवैधानिक प्रमुख है या अध्यक्ष है, सही है। राज्यपाल सदैव केंद्र के एक प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है, ज्यादातर यही सही है। राज्यपाल राज्य की विधायिका का एक अभिन्न अंग है, नहीं, राज्य की विधायिका नहीं। राज्यपाल उच्च न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल उच्च न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करता। उच्च न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है साथियों, उच्च न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है आपका कौन, राष्ट्रपति करता है। ओके साथियों। कहता अनुच्छेद 154 के आधार पर कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में नियुक्त होती है, जिसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं अथवा अधीनस्थ। अनुच्छेद 168 के आधार पर प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा जो कि राज्यपाल तथा जहां दो सदन है वो दोनों सदन राज्यपाल के सदन से मिलकर बना होता है, यानी कि क्या है, ये सही है और ये सही, एक और तीन दोनों क्या है, सही है, एक और तीन दोनों सही है साथियों। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अनुच्छेद 217 को बंद के आधार पर क्या कौन नियुक्त करते हैं, राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। वो बात अलग है, शपथ कौन दिलाता है साथियों, शपथ राज्यपाल दिलाता है। ओके। कहता है बिहार के में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या है, बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या है 3। ओके। और ये 3 ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक क्या है, तो उत्तर बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, दक्षिण बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और मध्य बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। मांग अधिक अधिक अधिक्य की समस्या को कम किया जा सकता है, मांग अधिक्य की समस्या को कम किया जा सकता है कर की दर बढ़ाकर तथा सरकारी व्यय एवं घाटे के बजट को कम करके क्या किया जा सकता है, मांग के अधिक्य को कम किया जा सकता है। क्योंकि में से कौन द प्रॉब्लम ऑफ द फोर ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक है, द प्रॉब्लम ऑफ द फोर ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है, लॉर्ड कर्जन। द प्रॉब्लम ऑफ द फोर ईस्ट पुस्तक के लेखक लॉर्ड कर्जन है। लॉर्ड कर्जन 1899 से लेकर 1905 तक क्या रहा था, तो भारत का वायसराय रहा था। ओके। और पी रॉबर्ट्स ने लिखा है कि भारत के किसी अन्य वायसराय को अपना पद संभालने से पूर्व भारत की समस्याओं को इतना ठीक ज्ञान नहीं था जितना ठीक ज्ञान किसको था, लॉर्ड कर्जन को था। कर्जन ने जनमानस की आकांक्षाओं को पूर्ण रूप से अवहेलना की तथा 1902 में सर एंड्रू फेरेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन किया। कर्जन द प्रॉब्लम ऑफ द वरिष्ठ पुस्तक से पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति का स्थान पर पाश्चात्य सभ्यता और शिक्षी के श्रेष्ठ बताया। कर्जन भारतीय धर्म और दर्शन की कटु आलोचना क्या करता था। कर्जन के काल में रेलवे का सर्वाधिक विकास हुआ। रॉबर्टसन की अध्यक्षता 1905 में रेलवे बोर्ड की स्थापना भी लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ही हुई और बंगाल का विभाजन भी लॉर्ड कर्जन की ने ही करवाया। कर्जन के शासनकाल में जे के गोखले और औरंगजेब के शासनकाल से किया था। कर्जन के शासनकाल को गोपाल कृष्ण गोखले ने औरंगजेब के शासनकाल से क्या की थी, तुलना कर दी थी। ओके साथियों। और कर्जन भारत का सबसे युवा वायसराय था और लॉर्ड कर्जन का एज मात्र कितना था, इसका एज जो है मात्र 40 साल था, सबसे युवा। आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में यह अंतर है कि आर्थिक विकास सूची करता है, आर्थिक विकास किसको सूची करता है साथियों, तो ये करता है प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि को, सिद्धांत एवं रवैये को, क्या है परिस्थिति एवं उपयुक्त में से सभी को, उपयुक्त में से सभी को क्या करता है, सूचित करता है। ओके। अगला देखिए, कहता है बेगूसराय में चौकीदारी करके विरुद्ध में आंदोलन एक हिस्सा था। ये चौकीदारी करके विरोध में जो आंदोलन हुआ था बेगूसराय में, ये किसका हिस्सा था साथियों, ये हिस्सा था समन्वय अवज्ञा आंदोलन का। और छपरा में इसी समय क्या हुआ था, नंगा विद्रोह हुआ था। 1930-34 के 2 चरणों में महात्मा गांधी के द्वारा क्या किया गया था, ये आंदोलन किया गया था। कौन सा आंदोलन साथियों, यही आपका जो है समन्वय अवज्ञा आंदोलन। 6 अप्रैल 1930 को नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर चंपारण और सारण में हुआ था, बिहार में नमक सत्याग्रह। 16 अप्रैल 1930 को पटना में नावार सिंह नामक स्थान पर नमक बनाकर नमक कानून भंग किया गया। पटना में अंबिका कांत सिंह समन्वय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया। बिहार में चौकीदारी करके विरुद्ध शुरू करने का विचार महात्मा गांधी को राजेंद्र प्रसाद ने दिया था। बिहार में चौकीदारी कर बंदी आंदोलन के सर्वप्रथम बेतिया में हुआ। अली इमाम ने पटना में 1930 में स्वदेशी लीग की प्रथम बैठक का क्या किया था, आयोजन किया था। नई शिक्षा नीति 2020 किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया, के कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर। ओके। नई शिक्षा नीति 2020 कस्तूरी रंगन की सिफारिश पर। और नई शिक्षा नीति 2020 में यह संशोधन है कि संविधान। ओके। बता 1988 में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था, ये आया था भारत में प्रशासनिक सुधार के विचार के लिए। ओके साथियों। ओके।
कहता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा तंत्र है जिसमें लोग क्या होते हैं, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा तंत्र है जिसमें लोग क्या होते हैं, तो लोग अपने प्रतिनिधियों को सीधा निर्वाचन करते हैं। और ये कहाँ है? यह है स्विट्जरलैंड में। भारत जैसे बड़े देशों में यह संभव नहीं है। वह स्थान जो कि दीर्घ काल से बाढ़ से प्रभावित होता है, स्थानीय लोगों में डैश का कारण होगा। स्थानीय लोग में किसका कारण होगा साथियों? जो दीर्घकाल से जहां बास आ रहा है, तो स्थानांतरण का, बाढ़ जब आता है लोग निकल जाता है। बर्ली जनजाति बर्ली आर्ट कला के लिए सुप्रसिद्ध है, जो कि बनाती है। बर्ली जनजाति बर्ली आर्ट कला के लिए प्रसिद्ध है, जो क्या बनाती है? गाय के गोबर से और मिट्टी से। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरण किए जाने समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। वो बात अलग है कि बाद में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बन गए थे, तो राजेंद्र प्रसाद। कहते भारत नेहरू रिपोर्ट 1928 की सिफारिश में शामिल नहीं था। भारत के डोमिनियन राज सिंध एवं बम्बई को विशेष से पृथक कर अलग प्रांत बनाने की मांग, भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन, महिलाओं के लिए समान अधिकार। इसमें क्या शामिल नहीं था साथियों? नेहरू रिपोर्ट की मुख्य सिफारिश थी। इसका सही जवाब क्या है? उपरोक्त में से कोई नहीं। तब क्या था शामिल था नेहरू रिपोर्ट में? क्या था नेहरू रिपोर्ट में? सब शामिल था। नेहरू रिपोर्ट की मुख्य सिफारिश थी भारत के औपनिवेशिक राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए, सिंध और बम्बई को पृथक कर अलग प्रांत बनाया जाए, केंद्र एवं राज्यों में पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाए, दुसदनीय विधायिका में मंत्रिमंडल विधायिका के प्रति उत्तरदायी हो, केंद्र और राज्यों में शक्ति का स्पष्ट विभाजन हो, सांप्रदायिक निर्वाचन की जगह मुसलमान की जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिया जाए, मौलिक अधिकार को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, वायसराय को केवल संवैधानिक प्रमुख का स्तर दिया जाए, वायस क्या है, वायसराय मताधिकार कब दे, ये सब था। पूरा पूरा कितना था इसमें? तो पूरा 14 मांग था, 14 सूत्री मांग था नेहरू रिपोर्ट में। इनमें से कौन सा चंपारण सत्याग्रह के दौरान गठित चंपारण कृषि जांच समिति के सदस्य नहीं थे? इसमें साथियों श्रीमती कस्तूरबा गांधी जो है वो तो सदस्य नहीं थी। साथ ही साथ जो है आपका अध्यक्ष थे इसके अफजिया सलाई। चंपारण कृषक समिति में डॉक्टर जे किरीट, नारायण सिंह, राजा हरिहर प्रसाद आदि थे। चंपारण कृषि जांच समिति घोषणा तत्कालीन बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवन वर्क ने चंपारण सत्याग्रह गांधी ने सहयोग शामिल बड़किशोर एन जी रंगा गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। चंपारण सत्याग्रह क्षेत्रीय सत्याग्रह था, तो इसमें साथियों अनुग्रह नारायण सिंह, बड़किशोर प्रसाद ये दोनों भी शामिल नहीं थे। यानी कि क्या होगा? उपयुक्त में से एक से अधिक चंपारण सत्याग्रह में शामिल नहीं थे। पाबना किसान सभा, भारत में किसान सभा 1873 में हुआ था। बिहार बजट 2021-22 में 7 निश्चय 2 के लिए कितने लाख बजट की घोषणा की गई है? ये बजट की घोषणा की गई साथियों 4,647 करोड़ रुपया। गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना है, सही है। सत्याग्रही शस्त्र अहिंसा है, सही है। सत्याग्रह को अपने संकल्प से दृढ़ विश्वास होना चाहिए, सही है। सत्याग्रह के विरोधियों के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। ये सभी क्या है उपयुक्त में से? सत्याग्रह का उद्देश्य शत्रुओं को पराजित करना नहीं है, बल्कि शत्रुओं को उसकी गलती का एहसास दिलाना है। संगल चित्र में बिंदु ए और डी के बीच तुल्य प्रतिरोध है। ए और डी के बीच में डी तो यहाँ है। ए और डी के बीच में क्या है? तुल्य प्रतिरोध कितना है? तो ए और डी को एक क्यों जुड़ रहे हैं? क्या होगा इसका? 1/6। 3 ओम कितना होगा? 3 ओम होगा ए और डी के बीच में। यहाँ ए और डी पूछा गया है। ए और डी के बीच में 1/6।
प्लस 1/3। इसका सही जवाब क्या है? 2 ओम है। लोलक घड़ियों में गर्मियों में सुस्त हो जाती है, क्योंकि लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि क्या है? तो गर्मियों में दिन लंबे होते हैं, कुंडली में घर्षण होता है, लोलक की लंबाई घट जाती है, लोलक का भार परिवर्तन हो जाता है। सभी पृथ्वी पर पलायन वेग कितना है? तो पृथ्वी पर पलायन वेग जो है साथियों, वो आपको पता है कि 11 क्या है? 6 मीटर पर किलोमीटर पर सेकेंड है। ओके, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। उस ऊंचाई पर निर्भर करता है जहां से वस्तु की प्रक्षेपित किया जा रहा है। पर्वतीय क्षेत्र में जल का क्वथनांक क्या होता है साथियों? पर्वतीय क्षेत्र में जल का क्वथनांक जितना समुद्र तल पर होता है उससे कम हो जाता है, इसलिए क्या होता है? खाना लेट से पकता है। रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे पर खड़े युवक के सामने तेज गति से रेलगाड़ी के गुजरने पर युवक क्या होगा? प्लेटफॉर्म से गड़ी की ओर या उससे दूर गिर पड़ता है, जो कि गाड़ी की चाल पर निर्भर करता है साथियों। ओके, तो हमको तो लगता है कि गाड़ी की ओर खींचा जाता है, गाड़ी की ओर क्या होगा? खींचा जाएगा। बर्नौली सिद्धांत की व्याख्या संबंधित है। बर्नौली सिद्धांत की व्याख्या किससे संबंधित है? ऑटोमोबाइल के कार्बोरेटर से। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ बनी होती है। नाभिकीय रिएक्टर में रिएक्टर छड़ बनी होती है, ये किसकी बनी होती है? कैडमियम की। जर्मन सिल्वर में चांदी कितना होता है? 0%। जर्मन सिल्वर में चांदी कितना होता है? 0% होता है। निम्नलिखित में से 20 न्यूट्रॉन व 18 इलेक्ट्रॉन वाला कौन कौन सा है? तो 20 न्यूट्रॉन है और 18 इलेक्ट्रॉन है, तो घटाते जाइए 37 18 38 18, यही है। 18 घटा 36 2 38, ये आर्गन है। ओके, तो सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? सिंदूर का रासायनिक नाम है mercuric सल्फाइड। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? मर्क्यूरिक सल्फाइड है। आधुनिक आवर्त सारणी में धातु उपधातु और धातु किस ब्लॉक में पाए जाते हैं? आधुनिक सारणी में धातु अधातु और उपधातु डी ब्लॉक में पाया जाता है। धातु अधातु और उपधातु सब पाया जाता है किसमें? ये सब अगर पूछे तो सब पाया जाएगा साथियों पी ब्लॉक में। न्यूक्लियोसाइड क्या है? न्यूक्लियोसाइड क्या है? तो शुगर प्लस एक नाइट्रोजन युक्त बेस। मनुष्य में मादा अस्पष्ट युग्मनज का संगठन होता है। मनुष्य में मादा अस्पष्ट युग्मनज का जो संगठन होता है वो 44 प्लस एक्स एक्स। अस्थि का निर्माण करने वाली कोशिका क्या कहलाती है? ऑस्टियोब्लासिस्ट। अस्थि का निर्माण करने वाली कोशिका क्या कहलाते हैं साथियों? ऑस्टियोब्लास्ट कहलाता है। अगला सवाल है, वासर में मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियां होती हैं। मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियां होती है, तो ह्यूमरस तथा उरु अस्थि सही है। एस्टामालना एडिरेसराना टिबिया और ये उपयुक्त में से सभी होता है। शुक्र वाहिका समान सामान्य मार्ग के निर्माण के लिए मूत्राशय से होकर आने वाली नलिकाओं के साथ जुड़ी होती है, जिसे क्या कहते हैं साथियों? जिसे कहते हैं आपका मूत्र मार्ग। क्या कहते हैं? मूत्र मार्ग कहते हैं। शरीर का कौन सा अंग पुलिस गार्ड कहलाता है? शरीर का कौन सा अंग ल्यूकोसाइड पुलिस गार्ड कहलाता है? आंसर दिया है, शरीर का पुलिस गार्ड क्या कहलाता है? त्वचा कहलाता है, त्वचा। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला सही है? खाद्य श्रृंखलाएं कौन सी सही है? पादप, टिड्डी, पक्षी। घाव का अध्ययन क्या कहलाता है साथियों? घाव का अध्ययन जो है ये क्या कहलाता है? घाव का अध्ययन ट्रोमोटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रोमोटोलॉजी। लॉजी कहलाता है। जवाब क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा पौधे की जड़ का कार्य नहीं है? प्रकाश संश्लेषण पौधे की जड़ का कार्य नहीं है। ये कहाँ होता है? पत्तियों में। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडे के नेतृत्व में कहाँ पर? तो बलिया में। महाराष्ट्र के, बिहार के चंपारण नहीं, बंगाल के संयुक्त प्रांत के बलिया में क्या किया गया था? तो स्थापना की गई थी किसकी? समानता सरकार की। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? कैबिनेट मिशन जब भारत आया तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन? मौलाना अबुल कलाम आजाद।
विदेशों से आयातित CO2 को दफनाने का प्रोजेक्ट काम शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? ये पहला देश कौन सा है आपका? डी डेनमार्क। विश्व वर्ष 2023-24 हेतु जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के लिए कितने राशि बजट पेश किया गया है? तो 1,18,500 करोड़ राशि का बजट पेश किया गया है। फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन की बैठक MF अंसारी ने की थी। इनमें से किस अवधि में बाल गंगाधर तिलक अंग्रेज कैद जेल से रहे? तो अंग्रेज इन्हें जो है कब 1808 में 6 वर्ष के लिए कारावास दिया गया था मानले जेल में। वहीं पर इन्होंने क्या किया था? गीता रहस्य की रचना की थी और इन्हें 1882 में भी 4 माह का कारावास दिया गया था। तो ये भी सही है। उपयुक्त में से क्या होगा? 1 से अधिक हो जाएगा। ओके। तो 17 जून 2023 को G20 के अंतर्गत 2 दिवसीय साइंस 20 सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? 2 दिवसीय साइंस सम्मेलन का आयोजन भोपाल में किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान श्री राजगोपालाचारी फार्मूला का एक भाग नहीं था? ये कौन सा नहीं था? कांग्रेस के विभाजन की मांग को पूर्णतः अस्वीकृत कर दिया। मुस्लिम लीग बहुल क्षेत्रों को आत्मनिर्णय का अधिकार, केंद्र में अस्थायी सरकार के गठन, जून 2023 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एकीकृत सिम्युलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव का उद्घाटन कहाँ किया है? ये उद्घाटन कहाँ किया गया साथियों? कोची में ध्रुव सिम्युलेटर का। 27 जून 2023 को जारी ICC वनडे विश्व कप 2023 के शेड्यूल के अनुसार फाइनल मैच किस स्टेडियम में प्रस्तावित है? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में प्रस्तावित है। 9 जून को ICAR ने किसानों को सशक्त बनाने हेतु किसके साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अमेजन किसान। नालंदा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? नालंदा नामक पुस्तक के लेखक हैं अभय के। नालंदा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अभय के हैं। 81 रामू और मोहन अलग अलग एक कार्य को क्रमशः 10 घंटे और 16 घंटे में पूरा कर सकते हैं। 2 घंटे एक साथ कार्य करने के बाद मोहन कार्य छोड़ देता है। रामू शेष कार्य को कितने दिनों में कर देगा साथियों? रामू शेष कार्य को जो है 6 होल 3/4। ओके। चलिए, मैथ बहुत तगड़ा तगड़ा सवाल है, सॉल्व करने में बहुत टाइम लगेगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोग देखिएगा नहीं, इसलिए हम लोग PDF आपके साथ शेयर कर रहे हैं, आप लोग इसको देख लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खूब पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। वंदे मातरम, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, राधे राधे।